A very good evening to you. So today आज के दिन हम स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमने जर के प्रभाव तक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। जर का अधिष्ठान भी हमने दोनों बात की थी लास्ट टाइम। और हम आज स्टार्ट करेंगे इसी के आगे से, ठीक है ना। जहां तक हम अभी कवर कर चुके हैं उसके आगे से आज हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा। हम्म जर का अधिष्ठान और फिर जर के प्रकार की हम बात करते हैं। तो हमने पढ़ा था जर के अधिष्ठान जो है वो मन और शरीर दोनों ही होते हैं, ठीक है। शरीर एवं मन दोनों ही जड़ के अधिष्ठान माने गए। ओके। सो आई थिंक ये चीज यहाँ पे क्लियर हो रही होगी आपको, है ना। मन के साथ संपूर्ण शरीर, ठीक है। अ, हम कैसे इसको समझ सकते हैं, तो देखिएगा। एक बेसिक सी बात है। जब भी कोई फीवर का पेशेंट आता है तो उसके अंदर हम देखते हैं कि वो मन से भी बहुत खिन्न होकर के आता है, ठीक है ना। सो इन केस ऑफ फीवर वी हैव टू ऑब्जर्व द मेंटल एज वेल एज फिजिकल स्टेटस, मेंटल स्टेटस एंड फिजिकल कंडीशन ऑल्सो। दोनों ही कंडीशन हमें उसकी डिटीरियोरेट मिलेगी, ठीक है ना। डिटेरियोरेशन यहाँ पे हमें दोनों में मिलेगा। ओके, ये चीज हमें समझनी है। फिर हम प्रकार पे आते हैं। तो देखो, ज्वर के भेद दो टाइप से भी बताए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा दो टाइप से ज्वर के भेद बताए गए हैं। फिर और चार पांच प्रकार से भी बताए गए हैं, ठीक है। और सात प्रकार से, और तीन प्रकार से, और आठ प्रकार से। इस प्रकार से अलग अलग टाइप से दो ज्वर के भेद जो है वो बताए गए हैं, ठीक है। ये चीज हम यहाँ पे कैसे समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। पहले तो श्लोक है यहाँ पे। अगर अपन श्लोक पे जाते हैं डायरेक्टली, तो श्लोक तो है बेनिफिशियल, हेल्पफुल है ही हमारे लिए, ठीक है। बट अगर श्लोक कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो फिर हम थोड़ा सा समझेंगे इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, विधि संप्राप्ति की सहायता से ज्वर को अनेक प्रकार से विभाजित किया जा सकता है ना। किस टाइप से ज्वर हो रहा है उसके भेद पर, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ पर हमें बोला गया है द्विविधो विधि भेदेन ज्वर शरीर मानसः, है ना। विधि के अनुसार देखा जाए तो ज्वर जो है वो दो प्रकार के हैं। एक तो शारीरिक ज्वर और दूसरा है मानसिक, ठीक है। पुनश्च द्विविधो दुष्ट, पुनश्चो द्विविधो दृष्ट सौम्य आग्नेय एवं, है ना। फिर दो टाइप्स के हैं, सौम्य और आग्नेय। ये किस प्रकार से है, ये दृष्ट मतलब स्वभाव भेद से, ठीक है। फिर अंतर्वेगो बहिर्वेगो द्विविधा पुनरुच्यते, अंतर्वेग और बहिर्वेग, है ना। दो टाइप से फिर से हो गए गति भेद से। फिर प्राकृतो वैकृतश्चैव साध्य असाध्य एव च, साध्यश्च असाध्य एव च, है ना। तो प्राकृत वैकृत टाइप से भी दो प्रकार के, साध्य और असाध्यता के हिसाब से भी दो प्रकार के। पुनः पंचविधो दृष्टो दोष काल बलावला, दोष काल के बल और आवल के हिसाब से, है ना। ऐसे भी जो है वो ज्वर के भेद किए गए हैं, ठीक है। यहाँ अपन देखते हैं कि संतत की हम बात करते हैं। संततः सततो अन्य दुष्क तृतीयक चतुर्थकी, ठीक है। तो संतत है, सतत है, अन्य दुष्क, तृतीयक और चतुर्थक, ठीक है। इस प्रकार से ये जो ज्वर के भेद किए गए हैं वो पांच टाइप से किए गए हैं, ठीक है। पुनर्आश्रय भेदेन धातु नाम सप्तधा मता, आश्रय के भेद से ध्यान रखेंगे। आश्रय के भेद से हम जानते हैं कि हमारी धातुएं जो है वही आश्रय होंगी, ठीक है ना। तो धातुओं में जो ज्वर हो जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, आश्रय वाला ज्वर, है ना, आश्रय टाइप। तो आश्रय भेद से का तात्पर्य हमें समझना है धातु, ठीक है। तो ये सात धातुएं यहाँ पे दी गई हैं। फिर भिन्न कारण भेदेन पुनरष्टविध हो ज्वरा, और फिर अलग अलग कारणों से जो है वो आठ प्रकार के ज्वर होते हैं, दोषों के हिसाब से। भिन्न कारण भेदेन का मतलब कारण के भेद। कारण क्या हो सकते हैं, जो वात पित्त कफ तीनों को दुष्ट कर सकते हैं, ठीक है। या आगंतुज हो सकता है। आठ प्रकार का होता है किसके भेद पर, कारण के भेद पर। कारण हम दोषों को मानते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ये टेबल है यहाँ पे। मतलब आपको जस्ट सिंपल सा इसको समझ लेना है कि कहाँ किस टाइप से है। आपको बस
ध्यान ये रखना पड़ेगा दो भेद से किस किस टाइप के हैं, तो ये इतने सारे जो आते हैं यहाँ पे, ये दो दो टाइप वाले हैं, सॉरी इसको छोड़ करके, है ना। तो अगर हम दो दो भेद की बात करें यहाँ तक आपके दो टाइप से हैं, ठीक है। फिर आश्रय भेद से, अवस्था भेद से ये सब अलग हटा दो। काल भेद और कारण भेद से दो प्रकार के हैं, नव और जीर्ण ज्वर। काल भेद से है मतलब नया ज्वर है या फिर पुराना हो चुका है। इसी तरीके से कारण भेद से हम बात करते हैं तो दो टाइप के हैं, या तो निज कारण है तो निज ज्वर हो गया, और अगर आगंतुक कारण है कोई तो आगंतुक ज्वर है। ठीक? फिर कारण भेद से अलग प्रकार के और बताए गए हैं, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि इसको समझना जरूरी है ना। कारण भेद से मतलब यहाँ पर दोषों की बात की जा रही है, दोषानुसार, ठीक है। और जब आप दोषानुसार देखेंगे तो 8 प्रकार का ज्वर जो है हमें यहाँ पे समझ आता है, ठीक है ना। वात पित्त कफ सन्निपात, ठीक है, ये तो हम समझ आ गया। वात पित्तज, वात कफज और कफ पित्तज, और एक 8वां जो है वो आगंतुज माना गया है, ठीक है। ये 7 धातुगत ज्वर हो जाएंगे हमारे, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ठीक है। फिर 3 प्रकार की अवस्था के हिसाब से बताए गए हैं। अवस्था मतलब साम ज्वर अवस्था, पश्चिमान ज्वर अवस्था और निराम ज्वर। मीन्स पहले में क्या है, आम का इन्वॉल्वमेंट है, आम प्रेजेंट है। फिर क्या है, आम का पाचन चल रहा है, पश्चिमान अवस्था में, है ना, आम का पाचन हो रहा है। फिर तृतीय अवस्था बताई गई है निराम, निराम मतलब आम अब्सेंट हो गया, ठीक है, आम अब्सेंट है, ठीक है ना, आम नहीं है, तो इसको क्या बोल देंगे आप, निराम। और ये आम प्रेजेंट अगर है तो इसको बोल देंगे आप रामचरण, ठीक है। तो ये टेबल थोड़ी सी ध्यान रखेंगे, हो जाएगा। अब हम आगंतुक भेद से बात करते हैं, है ना। तो आगंतुक भेद जो हमें बताया गया है उसमें क्या क्या आगंतुक मतलब बाहर से आने वाले कारण क्या क्या हो सकते हैं जिनसे ज्वर की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो जो भी 4 कारण बताए गए हैं यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है। आगंतुक भेद से 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, अभिघात, अभिसंग, अभिचार और अभिसाप। ओके, ये शब्द हैं, बस सिंपल से याद रखें। अभिघात चोट लगना, अभिसंग किसी भी ऐसी वस्तु के संपर्क में आना, अभिचार मतलब किसी भी चीज का, या हम बोल सकते हैं कि कोई क्रिया का इस तरीके से हो जाना जो कि जड़ की उत्पत्ति करवा दे, है ना। और अभिशाप मतलब किसी ने शापित कर दिया, है ना, श्राप वगैरह दे दिया तो उसकी वजह से अभिशापत ज्वर हो जाता है, ठीक है ना। ये 4 टाइप का ज्वर जो है आगंतुज भेद से होता है। आगंतुज मतलब बाहर से आने वाले कोई फैक्टर्स है, वो क्या करवा रहे हैं, वो ज्वर क्रिएट करवा रहे हैं। हमारे शरीर के अंदर के फैक्टर्स यहाँ पे काम नहीं करते। एक्सटर्नल फैक्टर्स पे हम यहाँ बात करते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स, बाहर से आने वाले फैक्टर्स, ठीक है। अभिघातज, अभिचारज, अभिसंगज और अभिसापज। चरक चिकित्सा में बता गया है, आगंतुरष्टमो यस्तु सा निर्दिष्ट चतुर्विधे अभिघात अभिसंगाभ्याम अभिचार अभिशापता, ठीक है ना। अब जड़ रोग के सामान्य हेतुओं की हम बात करते हैं, ठीक है। सामान्य हेतु से क्या तात्पर्य है कि देखिए, सामान्य का मतलब एक नॉर्मल सी चीज समझे आप। सामान्य मतलब ये बहुत जनरल कॉज है, ठीक है। जब कोई स्पेसिफिक हेतु नहीं दिखता तो हम इन जनरल हेतुओं को मान के चलते हैं, या फिर हम मान के चलते हैं कि इन जनरल हेतुओं के सेवन से ज्वर की उत्पत्ति हुई होगी, ठीक है। तो हम इनको कंसीडर करेंगे क्लिनिकल में, बिल्कुल करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें उसकी जब पेशेंट की हिस्ट्री लेने रहेगी, पेशेंट की हिस्ट्री जब आप ले रहे होंगे तो उस टाइम पर आपको पूछना रहेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। वेदर आप क्या खाया आपने, ठीक है ना, फीडिंग में क्या लिया था आपने, इसके अलावा कोई एक चोट वगैरह तो नहीं आई है ना, ट्रॉमा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। इसके अलावा हम ये भी पूछ सकते हैं कि एक्सेसिव कोई काम तो नहीं किया, एक्सेसिव वर्क तो नहीं किया, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा उसकी फिजिकल कंडीशन देखनी पड़ेगी, फिजिकल हेल्थ कंडीशन देखनी पड़ेगी, है ना, कोई वीकनेस वगैरह तो नहीं बनी हुई है। सो पेशेंट की हिस्ट्री जब आप लेते हैं ना, उस टाइम पर ये बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो हो जाता है कि हम हेतुओं को कंसीडर करें, ठीक है। अच्छा देखिए,
हेतु को समझना जरूरी क्यों है, बताइए। हेतु या कारण की हम बात करते हैं, इसको समझना आवश्यक इसलिए हो जाता है बिकॉज हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि हम जब भी चिकित्सा कर रहे हैं तो निदान परिवर्जन को हमें टॉप प्रायोरिटी पर रखना है, ठीक है ना। आपको बताया गया है श्लोक में, संक्षेपता क्रिया योगो निदान परिवर्जना, है ना। तो इसको आपको ध्यान रखते हुए ध्यान रखना है कि हम अगर निदान का परिवर्जन कर देंगे तो हमारी चिकित्सा कारगर हो जाएगी, ठीक है। निदान को हटाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो देखिएगा सुश्रुत ने क्या क्या कारण माने हैं ज्वर के। देखिए श्लोक में बताया गया है, मिथ्या अति युक्तैरपि च स्नेहादय कर्म अभिनिर्णा विविधाद विविधाद अभिघाताच रोगोत्थानात् प्रपाकतः श्रम अतिच्छय श्रम अतिच्छयाद जीर्णाच विषात शात्म्य शात्म्य तुर्यपर्यता पर्यात औषधि पुष्प गंधाच शोक अन्न छत्र पीड़या, ठीक है। अभिचाराभिशापाभ्यां मनोभूताभिशंकया स्त्रीणां स्त्रीणां प्रजातानां प्रजातानां तथा अहिते स्तन्यावतरणे चैवं क्षरो दोषे प्रवर्तते। तो ये कंडीशन बताई हुई है किस किस कंडीशन में या किस किस हेतुओं के सेवन से ज्वर उत्पन्न हो सकता है। तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिएगा, स्नेहन आदि मतलब पंचकर्म का आपने मिथ्या या अतियोग किया, ठीक है, उससे ज्वर होगा। अभिघात लगने से ज्वर होगा। रोगों के उत्थान एवं प्रपाक होने पर, है ना, कोई भी रोग है अगर वो उत्थान हो रहा है और उसका प्रपाक हो रहा है, मतलब स्टार्ट हो रहा है या उसका पाक हो रहा है, तो उस टाइम पर भी ज्वर हो सकता है। अधिक श्रम किया, धातु क्षय, है ना, इसमें भी मिल सकता है ज्वर। अजीर्ण की स्थिति में, अजीर्ण की स्थिति अगर है तो उसमें भी ज्वर देखने को मिल सकता है। या फिर वो विषग्रस्त हो जाए, किसी विष का सेवन किया या फिर किसी ने सांप वगैरह ने काट लिया उसको, तब भी उसको ज्वर की उत्पत्ति होती है। साथ में एवं ऋतुओं के परिवर्तन से, अच्छा देखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब भी पेशेंट आता है तो हम सबसे पहले इसी को कंसीडर कर लेते हैं कि आपको क्या कोई सीजनल चेंजेस होते टाइम कुछ एलिमेंट्स होते हैं, सीजनल ट्रांजिशन, ठीक है ना। सीजनल ट्रांजिशन के टाइम पे कोई एलिमेंट्स होते हैं क्या, एलिमेंट्स, कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी होती है क्या, ठीक है ना। तो ये साथ में एवं ऋतुओं के परिवर्तन से, ठीक है ना। देखिए ऋतुओं का परिवर्तन होगा तो कुछ व्यक्तियों में हो सकता है कि कोई सिम्टम्स देखने को मिल जाए ज्वर जैसे, ओके। बट कई लोग साथ में हो जाते हैं तो उनमें सिम्टम्स नहीं भी देखने को मिलते, ओके। इसके आगे देखेंगे विषयुक्त औषध एवं पुष्प की गंध से। अच्छा ये कैसे, तो देखिएगा हम ये जानते हैं कि जो भी विषयुक्त औषध होगी तो उसकी गंध जो रहेगी वो कैसी रहेगी, है ना। मतलब विषयुक्त औषध सेवन अगर उसने की है तो उसका इफेक्ट रहेगा, ठीक है। अलग अलग टाइप की विषयुक्त औषधियां होती हैं, अलग अलग टाइप के उनके अंदर टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। कोई कार्डियो टॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक, अलग अलग तरीके से, ठीक है ना। तो ये जो औषधियां हैं ये क्या करवा सकती हैं, ये भी ज्वर करा सकती हैं। और पुष्प की गंध से हे फीवर, आपने बहुत सुना होगा, हे फीवर टाइप की कंडीशन होती है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही हम पॉलन ग्रेन्स वगैरह की बात करते हैं, पॉलन्स, है ना, तो उसमें एलर्जी होती है और एलर्जी होने की वजह से इसको आपने क्या बोला था, ये फीवर, ठीक है ना। तो एनी हाउ एलर्जी के साथ साथ आपको फीवर या ज्वर भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा मनुमति शंका से, ये तो बहुत बेसिक सा फैक्टर है। कई बार जब बहुत डर लगता है किसी व्यक्ति को, ठीक है ना, या फिर हम बच्चों की बात करते हैं बेसिकली, जब बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं बचपन में तो उनको बुखार हो जाता है ना, ज्वर आ जाता है। इसके अलावा कई बार मारपीट से भी, काम क्रोध, है ना, क्रोध कर दिया बच्चे पे आपने ज्यादा या फिर उसने बच्चे ने ज्यादा क्रोध कर लिया तो उसकी वजह से भी उसकी तबीयत जो है वो ज्वर की कंडीशन में चली जाती है, ठीक है। इसके अलावा अभिचार, अभिचार मतलब विपरीत मंत्रोपचार आदि कृत, है ना, समझना। देखिएगा अभिचार मतलब जैसा बताया गया है शास्त्रों में उससे विपरीत आपने कोई काम किया, मंत्रोपचार आप कर रहे हो पर विपरीत तरीके से कर रहे हो, तो उससे भी क्या हो सकता है, ज्वर की उत्पत्ति। क्योंकि मंत्र वगैरह का क्या रहता है कि इनका एक हम बात करें तो एक दैविक दृष्टिकोण भी रहता है, ठीक है। दैविक दृष्टिकोण से क्या तात्पर्य है
ऐसे समझिएगा, मंत्र में बेसिकली क्या होता है, एक रिनंसिएशन करते हो आप, मतलब आप रिनाउंस करते हो चीजों को बार 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 बार, है ना। उससे क्या होता है कि एक फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है, ठीक है ना। और वो फ्रिक्वेंसी क्या करती है, वो फ्रिक्वेंसी हमारे शरीर को या हमारी बॉडी को इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। अब अगर आपने विपरीत तरीके से मंत्रोपचार वगैरह किया तो क्या होगा, जो हमारी इंटेंसिटी मैच करनी चाहिए थी नेचर के साथ, वो मैच ना करके उसके अपोज में चली जाएगी। और अगर विपरीत अवस्था होगी नेचर से, तो कुछ ना कुछ इफेक्ट्स तो हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। ये विपरीत मंत्रोपचार आदि का थोड़ा सा फिलोसॉफिकल हम समझ सकते हैं इसका क्राइटेरिया क्या है, बट हाँ, इसको हम इस तरीके से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं अभिशाप, श्रेष्ठ जनों की शाप से। देखिएगा, ऐसा पहले माना जाता था कि क्या होते थे, जो भी श्रेष्ठ जन होते थे या फिर जो आप्त पुरुष होते थे, ठीक है ना, वो लोग क्या करते थे, तपस्या करते थे। तपस्या करने के साथ उनके अंदर कुछ ऐसी दैविक शक्तियां भी आ जाती थी कि अगर उन्होंने कुछ बोल दिया, आज के सिनेरियो में हम बात करें तो इंट्यूशन पावर, ठीक है ना। इंट्यूशन पावर कैसे समझेंगे, देखो, क्या होता है कि हम कई बार ऐसा मन में विचार करते हैं कि यार ऐसा हो जाए, होता है ना, कई बार हम करते हैं ऐसा कि यार ऐसा ऐसा हो जाए, बट जब हम बहुत शिद्दत से सोचते हैं किसी भी चीज को, है ना, सो वो इंट्यूशन पावर हमारी जो होती है ना, वो एनी हाउ रेजोनेट करती है किसके साथ, यूनिवर्स के साथ या फिर नेचर के साथ। दैट इंट्यूशन रेजोनेट्स विद नेचर, ठीक है ना। और फिर हम जो सोचते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग चीजें हो जाया करती हैं, ठीक है ना। तो यही चीज आपको ध्यान रखना है कि जो श्रेष्ठ लोग हुआ करते थे, उन्हीं के श्राप से भी बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अगर श्रापित कर देते हैं, वो श्राप दे देते हैं, तो उससे भी ज्वर की उत्पत्ति हो सकती है, ठीक है। अब देखिएगा, ये तो हमने यहाँ तक कर ली। फिर हमें बताया गया प्रसूता तथा अप्रसूता स्त्रियों द्वारा अहितकर आहार विहार का सेवन करने से। देखिए, प्रसूता और अप्रसूता, ठीक है ना। तो दो आप समझते हो, प्रसूता अप्रसूता दोनों टाइप की स्त्रियां अगर अहितकर आहार विहार का सेवन करेंगी, ठीक है ना, तो इनके अंदर भी ज्वर की उत्पत्ति होनी है, ठीक है। क्यों होनी है? अच्छा देखो, बच्चे का जब मान लीजिए अगर वो प्रसूता है, ठीक है ना, तो उसने बच्चे को जन्म दे दिया, प्रसव हो गया, तो क्या होगा, अभी भी मदर एंड बेबी दोनों कैसे हैं, एक जनरल बॉडी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, है ना, दोनों कोरिलेटेड है, क्योंकि जो माता आहार लेगी वही आहार बच्चे की पुष्टि में भी काम आने वाला है, ठीक है। अगर वो अहितकर आहार विहार का सेवन करेगी, तो बच्चा तो अपना पोर्शन ले लेगा, ठीक है ना, बच्चा को जो भी रिक्वायरमेंट है वो लेगा, बट माता को या तो धातु का क्षय होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि अ, अनेक प्रकार से उसको जो पोषण मिल रहा था, वो पोषण कम मात्रा में मिलेगा, तो उससे भी क्या हो सकता है, उसमें ज्वर की उत्पत्ति माता में हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा हमें दिया गया है, प्रथम स्तन अवतरण के समय तथा स्तन में विकार होने से दोषजन्य ज्वर उत्पन्न होते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब मिल्क जो है वो लेट आउट होता है, लेट, है ना, मिल्क लेटिंग जो होती है ना फर्स्ट टाइम, उस टाइम पर भी क्या देखने को मिलता है, फर्स्ट मिल्क लेट डाउन, इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट मिल्क लेट डाउन। उस टाइम पर भी क्या होता है, फीमेल बॉडी के अंदर टेम्परेचर थोड़ा सा बड़ा मिलता है, ठीक है ना, इसको हम कंडीशन, फीवरिश कंडीशन बोल सकते हैं, ठीक है। आगे अपन देखते हैं, स्तन में विकार होने से भी दोषजन ज्वर उत्पन्न हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं, इसमें समझ सकते हैं। आयुर्वेद में वातादि दोष को ज्वर का सन्निकृष्ट कारण माना है, ठीक है ना। तो वात पित्त कफ जो है ना, वही दोष जो है वो क्या होते हैं, ज्वर को उत्पन्न करवाने वाले होते हैं। और मिथ्याहार विहार को विप्रकृष्ट कारण माना गया है, सन्निकृष्ट और विप्रकृष्ट, ठीक है। सन्निकृष्ट मतलब ज्यादा निकट वाला, ठीक है ना, और मिथ्या आहार विहार तो बात की बात होती है, विप्रकृष्ट मतलब दूर वाले कारण है, ठीक है। अभी हम देखते हैं मॉडर्न में क्या बोला गया है कि शरीर में जीवाणु जाते हैं या फिर विष प्रवेश या आघात इत्यादि होता है, तो उसकी वजह से ज्वर की उत्पत्ति होती है। आपने पढ़ा होगा, जब भी आघात होता है तो कुछ प्रोसेस चलती हैं, रॉबर, डॉलर, कैलर, है ना, ट्यूमर। तो उसमें जो
कैलर की हम बात करते हैं तो कैलर में क्या होता है, कैलर में बेसिकली टेम्परेचर का राइज होता है। ओके, तो ये जो कैलर वाली कंडीशन है, जब भी कोई चोट लगती है तो कैलर मतलब राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर राइज। ठीक है, और टेम्परेचर राइज होगा ऐसी कंडीशन को हम ज्वर बोल देते हैं। ठीक है, ये चोट लगने के दौरान होता है। ओके, फिर देखेंगे आप, कृमि के प्रसंग में जीवाणुओं को मानते हुए उन्हें उनके परिणाम स्वरूप में उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये हम समझ सकते हैं कि कोई भी पैथोजन या फिर कोई भी बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर के अंदर जाता है तो उससे क्या होता है, ज्वर की उत्पत्ति हो जाती है। अब सामान्य संप्राप्ति पे हम आएंगे। अभी देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है। ठीक है, चलिएगा, अभी जो है आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है ना, वी विल लेटर सी इट। ओके, हम इसको बाद में देखेंगे फिर। बाकी आई थिंक थोड़ा सा जो है आपको क्लियर हुआ होगा भेद किस तरीके से आपको समझने हैं ज्वर के, और अ, ज्वर की क्या सामान्य हेतु होते हैं वो हमने यहाँ पे ध्यान दिए। इसके अलावा अब क्या संप्राप्ति रहेगी वो अपन कल देखते हैं। ओके, आई होप क्लियर है। ठीक है ना, सो कीप द पेस अप और धीरे धीरे करते चलते हैं, है ना, हो जाएगा फिर, है ना। बाकी थोड़ी सी स्पीड पेस अप अपन करेंगे, राइट। तब तक के लिए नमस्कार आप सभी को।